डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट। शुरू होगी 3 सेकंड बाद। लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम का 1 साल पूरा हो चुका है। सरकार का दावा है कि इस साल 1 साल में 157 करोड़ से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। जाहिर है, आबादी के बड़े हिस्से को टीका लगा गया है। आंकड़ों के हिसाब से देश की 93% आबादी को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। करीब 70% लोगों को दोनों खुराकें लग चुकी हैं। इससे इतना तो सुनिश्चित हुआ है कि लोगों को तात्कालिक तौर पर सुरक्षा कवच मिल गया और जान जोखिम में पड़ने से बची। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि महामारी से जंग में टीका निर्णायक साबित हुआ है। तीसरी लहर के दौरान यह बात सामने भी है कि इस बार मौतों के जितने मामले सामने आ रहे हैं, उनमें से अधिकतर वे लोग थे जिन्होंने टीके की एक भी खुराक नहीं ली थी। हालांकि ऐसे भी मामले सामने आते रहे हैं कि टीकाकरण के बावजूद लोग नहीं बच सके, पर ऐसे मामलों की संख्या कम ही है और जांच में पता चला कि ऐसे मरीज न किसी गंभीर बीमारी से पहले ग्रस्त थे। पर इसमें तो कोई संदेह नहीं कि टीकाकरण ने करोड़ों लोगों को सुरक्षा के घेरे में ला दिया। भारत जैसे विशाल देश में सफल टीकाकरण कोई आसान काम नहीं है। इतनी बड़ी आबादी को जल्द से जल्द टीका लगाने के लिए जिस युद्ध स्तर पर कवायद शुरू की गई, वह अपने में महाअभियान ही है। सबसे पहले 16 जनवरी 2021 से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका देने का काम शुरू हुआ था, क्योंकि अस्पतालों में संक्रमित मरीजों के बीच रहकर काम यही लोग कर रहे थे। फिर अग्रिम मोर्चे के लोगों जैसे पुलिस, सुरक्षा बलों को, उसके बाद 60 साल से ऊपर की बुजुर्ग आबादी और 45 से 60 साल के गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को इस कार्यक्रम के दायरे में लाया गया। टीकाकरण में तेजी उस वक्त आई जब 1 मई 2021 को 18 साल से ऊपर की वयस्क आबादी को टीके लगाने की घोषणा हुई। 3 जनवरी से 15 से 18 साल के किशोरों को टीका लगाने का काम शुरू हो चुका है। मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों को बारी भी आने लगी है। हालांकि सरकार का लक्ष्य 31 दिसंबर 2021 तक पूरी आबादी के टीकाकरण का था, लेकिन यह पूरा नहीं हो पाया। कहने को भारत दुनिया के बड़ा टीके निर्माता देशों में है, पर शुरू में कई मुश्किलें तो झेलनी ही पड़ी। कच्चे माल की कमी और टीका निर्माता कंपनियों के समक्ष पैसे की जैसे कारण तो रहे ही। इतनी बड़ी आबादी के लिए टीकों का उत्पादन और फिर देश के कोने कोने तक टीके पहुंचाने की चुनौती भी मामूली नहीं थी। केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल का अभाव तथा कुप्रबंधन जैसे संकट की भी कम नहीं रहे। कई राज्यों में टीकाकरण की रफ्तार अभी तक भी संतोषजनक नहीं है, इसलिए राज्यों को अब फुर्ती दिखानी होगी। घर घर टीकाकरण जैसे अभियान पर जोर देना होगा। टीकाकरण अभियान को
कामयाब बनाने के लिए नागरिकों को भी समान रूप से अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अभी भी ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जो टीका लगवाने से बच रहे हैं। टीके को लेकर लोगों के मन में भ्रम और भय बना हुआ है, इसे दूर करना होगा। 1 साल के टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान आई दिक्कतों में हमें सीख लेने की ज़रूरत है, तभी इस अभियान को और सशक्त बनाया जा सकेगा। दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक अहम हस्ताक्षर के रूप में दर्ज की जाएगी, लेकिन यह सच है कि वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। जीवन के अलग अलग आयामों की विशिष्टता से परिपूर्ण पंडित बिरजू महाराज का जीवन संघर्षों के साथ शुरू हुआ। जब सिर्फ 9 साल की उम्र में उनके पिता अच्छन महाराज गुजर गए और परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गिरी। उनका जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था और इस लिहाज से देखें तो अब आज़ादी के पहले जिस दौर और व्यवस्था में पल बढ़ रहे थे, उसमें समझा जा सकता है कि खुद को और परिवार संभालते हुए उन्होंने आगे चलकर जीवन का जो मुकाम हासिल किया, उसके लिए उन्हें कितने और किस तरह के संकटों से गुजरना पड़ा होगा। वे लखनऊ के कत्थक बिंदादीन घराने में पैदा हुए थे, लेकिन बचपन में भी कई चुनौतियों से घिरने के साथ साथ उन्होंने इस परंपरा को कायम रखा और अपने पिता अच्छन महाराज और चाचा शंभू की पंक्ति में ही अपनी जगह बनाई। दरअसल पंडित बिरजू महाराज का कला के क्षेत्र में एक ऐसे अनोखे संस्थान के तौर पर देखा जाने लगा, जिन्होंने संगीत की दुनिया में अपनी प्रतिभा से कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। हालांकि जब वे महज 3 साल के थे, तभी उनके पिता को यह अंदाजा हो गया था कि उनके बेटे के भीतर किस तरह की प्रतिभा छिपी है। इसी के मुताबिक उन्होंने उनका प्रशिक्षण भी शुरू किया था, मगर अच्छन महाराज की असमय मृत्यु हुई और फिर बृजमोहन के प्रशिक्षण का जिम्मा उनके चाचा ने उठा लिया। उनकी प्रतिभा का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि महज 13 साल की उम्र में ही बिरजू महाराज दिल्ली के संगीत भारती के नृत्य की शिक्षा देने का काम शुरू कर दिया था। संगीत की दुनिया में अपनी मौजूदगी दर्ज करने के साथ ही बृजमोहन पहले बिरजू महाराज की भूख केवल ज़्यादा से ज़्यादा सीखने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि हर वक्त वे नया रचने के लिए खुद को तराशते रहे। बचपन से संगीत और नृत्य की सीख उनके भीतर जिस तरह तक घुली, उसके बूते ही उन्होंने अलग अलग तरह की नृत्यावलियों, मसलन गोवर्धन लीला, माखन चोरी, मालती माधव, कुमार संभव और फाग बहार आदि की रचना की। ताल और वाद्यों की अपनी खास समझ का ही यह हासिल था कि उन्होंने तबला, पखावज, ढोलक, नाल और वायलिन, स्वरमंडल और सितार जैसे वाद्य यंत्रों के सुरों का भी ज्ञान अर्जित किया। यूँ कत्थक उनके जीवन का ध्येय बना और उन्होंने अपना
पूरा जीवन इस नृत्य कला को देश दुनिया में पहचान दिलाने के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन वे एक उत्कृष्ट कलाकार होने के साथ साथ शानदार कवि भी थे। संपूर्ण विराम।